हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिजिटल फूड। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वाला हूं, जिससे जो आपके आरआरबी एएलपी में सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे कुछ सवाल है। क्या आपको पता है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में क्या डिफरेंस है? क्या आपको पता है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? और क्या आपको पता है अक्सर लोग तैयारी में क्या गलतियां करते हैं? और मैंने किस स्ट्रेटजी से एएलपी में फाइनल सिलेक्शन लिया है? अगर आपको इन सब सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ अंत तक। तो आज मैं आप लोगों को रेलवे लोको पायलट के कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं, और रेलवे लोको पायलट का सिलेबस क्या है, और सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, और उन टॉपिक्स का कितना वेटेज है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है करंट सिनेरियो में, उन सबको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और मैंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की थी, कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा जोर दिया था जिससे मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाया, उन सबको मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो मेनली रेलवे लोको पायलट के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1, सेकंड स्टेज सीबीटी 2 एंड थर्ड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में सीबैट बोलते हैं। और अगर आप इन तीनों एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसी के बाद जस्ट आपका मेडिकल एग्जाम। अगर आप पांचों स्टेप्स क्लियर कर लेते हैं तो फाइनली आपको ज्वाइनिंग लेटर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आपको भेज दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेज 1 की। स्टेज 1 मतलब सीबीटी 1। सीबीटी 1 वैसे तो केवल और केवल एक स्क्रीनिंग एग्जाम ही है। सीबीटी 2 में पहुंचने के लिए एक स्क्रीनिंग एग्जाम ही होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स ही लाने होते हैं, जिसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं फाइनल मेरिट बनाने में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 से ज़्यादा टफेस्ट माना जाता है, ज़्यादा टफेस्ट होता भी है। क्यों? क्योंकि सीबीटी 1 में क्वालिफाई करने वाले केवल और केवल उन्हीं बच्चों को सीबीटी 2 में लिया जाता है। जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं उनसे जस्ट 15 गुना बच्चे ही सीबीटी 1 में लिए जाते हैं सीबीटी 2 के लिए। आप कितने भी मार्क्स पाए हो, लेकिन अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज से 15 गुना बच्चों में आप नहीं आ पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 से ज्यादा वेटेज रखता है। और दूसरी बात यह है कि जो भी कैंडिडेट्स रिजर्वेशन वाले हैं, अगर उन्होंने सीबीटी 1 में ही रिजर्वेशन का अपना एडवांटेज ले लिया है, मतलब कि अगर वो अपनी कैटेगरी में ही सेलेक्ट हो रहे हैं, तो वो सीबीटी 2 में भी केवल और केवल अपनी कैटेगरी की ही सीट ले सकते हैं। वो जनरल में फाइट नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार आपने सीबीटी 1 में अपनी कैटेगरी का लाभ ले लिया है तो आप सीबीटी 2 में अपनी कैटेगरी से ही सिलेक्शन ले पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं सीबीटी 1 के पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो सीबीटी 1 का जो सिलेबस है उसको मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपको मैं पैटर्न बता दूं कि सीबीटी 1 आपका जो होगा वो 60 मिनट मतलब 1 घंटे का होगा। 1 घंटे का एग्जाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे। 75 क्वेश्चन होंगे, उसमें से हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 1 नंबर होगा, और हर एक क्वेश्चन पे 1/3 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे। और चूंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ शिफ्ट्स में, कई शिफ्ट्स में पेपर्स कराने पड़ते हैं आरआरबी को, और इस वजह से नॉर्मलाइजेशन भी मार्क्स का होगा। जिसकी टफ शिफ्ट होगी उसके मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे, जिसके इजी शिफ्ट होगी उसके मार्क्स कम बढ़ेंगे। और मिनिमम पास परसेंटेज की एलिजिबिलिटी के लिए दिया है 40% जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। अब हम आते हैं सीबीटी 1 के सिलेबस के बारे में। सीबीटी 1 का जो सिलेबस अगर हम उसको ब्रॉड लेवल में देखें तो सिर्फ 4 टॉपिक्स आते हैं। 4 टॉपिक्स में पहला टॉपिक है आपका मैथमेटिक्स, सेकंड है मेंटल एबिलिटी जिसे हम अपनी भाषा में रीजनिंग बोलते हैं, और थर्ड है जनरल साइंस। जनरल साइंस क्यों? जनरल साइंस इसलिए क्योंकि 10th लेवल तक का आता है, और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये सब अलग नहीं होता है, सब एक में होता है, इसलिए उसको जनरल साइंस बोला जाता है। और चौथा आता है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और करंट अफेयर में आपके साइंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर है, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है, खेल से, और कल्चर से रिलेटेड जो है, इकोनॉमिक्स से और पॉलिटी से रिलेटेड। ये आप ध्यान रखेंगे कि इस समय, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इस समय जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं उसमें स्टैटिक का पोर्शन बहुत ही माइन्यूट कर दिया है।
मतलब अगर आपसे हिस्ट्री का क्वेश्चन या पॉलिटी क्वेश्चन पूछता है तो वो ज्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, जो करंट में जो है जो करंट सिनेरियो चल रहा होता है, करंट में जो टॉपिक्स चल रहे होते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, जो साइंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वही वाले क्वेश्चंस जो है जनरल अवेयरनेस में पुटअप किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हर एक टॉपिक की कि किस किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें ये नहीं दिया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 75 हैं, लेकिन 75 में से किस किस टॉपिक के क्वेश्चंस कितने होंगे, इसलिए यहाँ पे ये क्लियर कर पाना मुश्किल है कि मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस होंगे, और जनरल साइंस से कितने होंगे, और जनरल अवेयरनेस के कितने होंगे। लेकिन लेकिन जो मोर और लेस आपका, लेकिन यहाँ मैं उस चीज की बात करूंगा, उस टॉपिक की बात करूंगा जो आपको सीबीटी वन में क्वालिफाई करवाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में जैसा कि आपने देखा यहाँ पे नंबर सिस्टम दिया है, वर्ड मास दिया है, डेसिमल दिया है, फ्रैक्शंस दिया है, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक के, यहाँ से यहाँ तक में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे टाइम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। रेशियो प्रोपोर्शन से भी आते हैं, लेकिन उससे ज्यादा क्वेश्चन जो है परसेंटेज से पुट अप होते हैं। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन होते हैं, एक दो क्वेश्चन मेंसुरेशन से भी आते हैं। और उसके बाद टाइम एंड वर्क पे सबसे ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए। यहाँ तक कि में सबसे ज्यादा फोकस आपका परसेंटेज पे और टाइम एंड वर्क पे होना चाहिए। उसके बाद आता है टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। तो आपको ये पता है कि ये टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए अगर इसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो इससे नहीं आता है, दोनों में से एक ही आता है। उसके बाद आता है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चंस आपके, जैसे ट्रेन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, वो ज्यादा रेलवे में ट्रेन वाले क्वेश्चन ज्यादा पुटअप किए जाते हैं, इसलिए टाइम एंड डिस्टेंस पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक आध क्वेश्चन आते हैं, किसी किसी शिफ्ट में आता है, किसी में नहीं आता है। प्रॉफिट एंड लॉस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपका वेटेज रखता है एग्जाम में। और अलजेब्रा का उतना वेटेज नहीं है, लेकिन हाँ ये आपका जो एज कैलकुलेशन है, एज कैलकुलेशन में जैसे मेरे पापा की एज इतनी है, 5 साल पहले मेरी मम्मी की एज इतनी है, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं एज कैलकुलेशन के, वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद ये कैलेंडर और क्लॉक का अगर आप देखेंगे तो इससे इसे मैथमेटिक्स में ना लेके आप उस वो आप जो है अपने मेंटल एबिलिटी वाले में, मतलब रीजनिंग में रख सकते हैं। हालांकि कैलेंडर से एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, एक एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपका कैलेंडर से आना ही आना है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आप किसी भी शिफ्ट में जाएंगे कैलेंडर के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आप इतने से अगर आप केवल मैथमेटिक्स तैयार करके जाते हैं तो गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, आप जो है 75 क्वेश्चंस में से कम 25 क्वेश्चन तो आप करेक्ट करके ही आएंगे। और अगर आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन मजबूत है तो आपको सीबीटी वन में क्लियर करने में कोई नहीं रोक पाएगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे ज्यादा फोकस आप मैथमेटिक्स पे कीजिए। उसके बाद आता है आपका मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में एनालॉजी है, और अल्फाबेटिकल है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, और रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप से क्वेश्चंस आते हैं, रिलेशनशिप को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ये आसान भी होता है। और मैं आपको बताऊंगा इसके लिए सबसे बढ़िया सोर्स क्या होगा आपका। डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कम आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन सफिशिएंसी के। इस पे आपको उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन और सफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद सारा का सारा खेल आपके समझ पे डिपेंड करता है। इसमें आप कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, इसलिए आप इसको उतना फोकस ना करके कम फोकस करेंगे, इस पे बाद में फोकस करेंगे। और कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, ये भी आपका अपने डिसीजन पे बेस्ड होता है। तो आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएंगे। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, इसके भी कम क्वेश्चन होते हैं।
और इनर्ट रेजिन हो गया, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो बताते हैं ना 5 किलोमीटर पूरब गया, फिर 10 किलोमीटर पश्चिम गया। ठीक है, इस तरह के जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ये रेलवे इसको भी बहुत पूछता है। ठीक है, और स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड एजम्पशंस, ये वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। आपको ये पता है स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स के क्वेश्चंस जो हैं और एजम्पशंस के क्वेश्चन, और फिर ये आपका कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन, ये सारे के सारे लगभग एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं। तो इनको आप जो है थोड़ा सा ही प्रैक्टिस करके आप जो है इजीली इसमें अपना पकड़ बना सकते हैं, मजबूत पकड़ बना सकते हैं। और मेरा एक आप लोगों से सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट ये रहेगा मेंटल एबिलिटी के लिए। मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग के लिए आप तैयारी जो करेंगे उसको आप बुक से मत करिए। आप सबसे ज़्यादा बेहतर ये होगा आपके लिए कि आप इसके लिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए। टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जो है आप कंप्लीट कीजिए, पर डे 2-3 टेस्ट आप जो है लगाइए, और लगाने के बाद में उसका एनालिसिस कीजिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने 15 दिन मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया टेस्ट में, और टेस्ट के बाद उसकी एनालिसिस कर दी, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। एटलीस्ट मेंटल एबिलिटी के जितने क्वेश्चन हो उसमें 90% आपकी एक्यूरेसी कंफर्म सही जाएगी। तीसरा आता है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स। हाँ, जनरल साइंस के लिए मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जनरल साइंस में अगर जो भी बच्चे जिन बच्चों ने अपना हाई स्कूल में और इंटर में थोड़ा अच्छे से पढ़ाई की है, उनके लिए तो सबसे पहली राय ये होगी कि वो आप अपना इंटर वाला जो और हाई स्कूल वाला जो मतलब साइंस वाली बुक है उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हैं तो आपको कहीं से भी जनरल साइंस का कोई भी, ना तो यूट्यूब पे वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, ना तो पीडीएफ पढ़ने, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आपने इंटर या हाई स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है तो आपके लिए सिर्फ इतना सजेशन है कि आप 2 काम करिए। पहला, एनसीईआरटी की जो 10th वाली बुक है साइंस वाली, सिर्फ उसको पढ़ लीजिए। और आप लुसेंट की जो बुक आती है, लुसेंट छोटी वाली लुसेंट आती है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को कवर करना है। कवर करने का मतलब आपके टिप पे होना चाहिए, आप उसको रट लीजिए। एक तरह से बताऊं तो, कायदे से बोलूं तो रट लीजिए आप। अगर आप उसको रटे रहेंगे, आपको मेमोराइज रहेगी चीजें, तो आप इजीली साइंस के क्वेश्चंस आप कम से कम 80% क्वेश्चन आप साइंस के कर ले जाएंगे, ये गारंटी है। फिर आता है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए तो आपको पता है कुछ नहीं करना है, इसमें स्टैटिक के पोर्शन ज्यादा आते नहीं है आजकल। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक करंट अफेयर का कोई भी एक सोर्स आप पकड़ लीजिए, और केवल आज से, अगर आज से स्टार्ट करेंगे आप, तो मेरी गारंटी है 3 महीने के अंदर आपकी करंट अफेयर पे पूरी पकड़ हो जाएगी, जितने से आपका रेलवे एएलपी का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कोई एक चैनल, अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो मैंने जो फॉलो किया था, मैं बता रहा हूँ, मुझे करंट अफेयर में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, और मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चैनल, कुमार गौरव सर का जो चैनल है, वो मैंने 3 महीने फॉलो किया था। और 3 महीने में मेरा स्टैटिक, जितना रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा स्टैटिक और पूरा करंट अफेयर कवर हो गया था। और मैं बताऊं, कम से कम 70 to 75% मेरे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सही हुए थे। अब हम आते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 मतलब सीबीटी 2। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सीबीटी 2 में केवल वही कैंडिडेट्स लिए जाते हैं जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उनसे 15 गुना आपके सीबीटी 1 में क्वालिफाई बच्चे सीबीटी 2 के लिए लिए जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आरआरबी नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है, बट ऐसा होता नहीं है। जनरली वो 15 गुना ही सेलेक्ट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सीबीटी 2 में जो पैटर्न है उसका सिलेबस क्या है। सीबीटी 2 का जो पैटर्न है वो आपका पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में एग्जाम्स होते हैं। पार्ट ए में 90 मिनट्स का होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, और पार्ट बी 60 मिनट का होता है जिसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो पार्ट ए है, केवल और केवल पार्ट ए के जो मार्क्स होते हैं वही आपका मेरिट बनाने में, फाइनल मेरिट बनाने में यूज किया जाता है। पार्ट बी आपका क्या क्या है, पार्ट बी केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको एटलीस्ट, जैसे यहाँ पे लिखा है, एटलीस्ट केवल और केवल 35% मार्क्स आपको अचीव करने होते हैं। अगर आप 35% मार्क्स पार्ट बी में ले आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद आप 50 लाएं, 80 लाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हाँ, निगेटिव मार्किंग दोनों में होगी। 1/3 निगेटिव मार्किंग जैसे सीबीटी 1 में बताया था, वैसे ही सेम टू सेम सीबीटी 2 में भी होगा, पार्ट ए में, पार्ट बी में, दोनों में। नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होना है। और फिर आपका आता है, अब हम आते हैं सिलेबस ऑफ आर पार्ट ए। अगर हम पार्ट ए के सिलेबस की बात करें, तो पार्ट ए का सिलेबस जो आपका है वो सीबीटी मोर और लेस क्या 90% आपका वो मैच करता है सीबीटी 1 से। इसीलिए ही मैंने कहा था कि सीबीटी 1 जो है वो आपका पूरे एएलपी के प्रोसेस में, पूरे एएलपी के एग्जामिनेशन प्रोसेस में, तैयारी में सबसे फाउंडेशन हमारा सीबीटी 1 होता है। अगर आपने सीबीटी 1 को सबसे अच्छे से तैयार कर लिया है तो कोई भी आपको फाइनल सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो सीबीटी 2 में जिस मार्क्स से आपकी मेरिट बनती है उसका सिलेबस सीबीटी 1 का ही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट ए का सिलेबस मैथमेटिक्स में पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो सीबीटी 1 वाला मैथ का ही है। अगर आपने अभी से मैथमेटिक्स की तैयारी कर ली है तो आप सीबीटी 2 में ऑलरेडी क्वालिफाई हो जाएंगे। और दूसरा होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, वही चीज मैंने बताया। मेंटल एबिलिटी मतलब वही रीजनिंग का सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, जो सिलेबस है वो आपका वही है। फिर आता है तीसरा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें आपका बेसिक साइंस वही रहेगा जो सीबीटी 1 में था, बस यहाँ पे एक चीज चेंज होती है, इंजीनियरिंग। यहाँ पे इंजीनियरिंग से मतलब ये नहीं है कि आप सोचें कि हमें बीटेक से, डिप्लोमा से ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे जो इंजीनियरिंग का मतलब है कि इसमें आपको थोड़ा सा फिजिक्स के क्वेश्चंस टाइप के और उसके थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि बेसिक होते हैं। हाई स्कूल का जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट होता है और फिजिक्स का पार्ट होता है वही आता है। और इंजीनियरिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आपको एक बार इसका वो दिखाता हूँ सिलेबस। इसमें क्या है, मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। आपको पता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ये फिजिक्स का पार्ट होता है हाई स्कूल का। मास वेट डेंसिटी ये भी हाई स्कूल का पार्ट होता है। वर्क पावर एनर्जी ये भी हाई स्कूल का पार्ट होता है। हाई स्कूल लेवल तक ही आता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। स्पीड एंड वेलोसिटी ये भी हाई स्कूल तक के ही आते हैं। और हीट एंड टेम्परेचर ये भी हाई स्कूल तक का रहता है। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जैसे चार्ज हुआ, करंट हुआ, ठीक है, ये आवेश, करंट, ये सब क्या है, ये सब बेसिक हाई स्कूल तक के ही आते हैं। और उसके बाद लीवर एंड सिंपल मैकेनिज्म, उत्तोलक आपने पढ़ाई होगा, हाई स्कूल में होता है, ये भी हाई स्कूल तक का ही होता है इंजीनियरिंग का। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंट एजुकेशन, आईटी लिटरेसी। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। आईटी लिटरेसी में थोड़े से आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। फिलहाल आपको इतना लोड नहीं लेना है इस समय। इस समय आपको केवल इन 3 पे फोकस करना है। अगर इन 3 पे आपने फोकस कर लिया तो आपका सीबीटी 1 जैसे ही क्लियर हुआ, अब आप समझ लीजिए कि इतना आपका सीबीटी 2 भी क्लियर है। फिर आपको सीबीटी 2 में केवल केवल और केवल इतना ही पार्ट पढ़ना पड़ेगा, ये बेसिक फिजिक्स का और ये थोड़ा सा कंप्यूटर का। नेक्स्ट है आपका सिलेबस फॉर पार्ट बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस फॉर पार्ट बी। तो पार्ट बी में जैसा कि आपको पता ही है कि लोको पायलट का एग्जाम जो है उसमें आईटीआई वालों ने भी भर रखा है, डिप्लोमा वालों ने भी भर रखा है और बीटेक वालों ने भी भर रखा है। तो तीनों लोगों के लिए जो जिसका जो ट्रेड होगा उस ट्रेड से रिलेटेड आपको कोई एक सब्जेक्ट आपको आरआरबी चूज करवाती है और आपको उसी उसी में ही बस क्वालिफाई करना रहता है। तो उसमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। उसमें अगर आपने किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 35% लाने हैं। 35% आप अगर 10 दिन भी पढ़ लेंगे उसके लिए तो आराम से आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसे यहाँ पे लिखा हुआ है आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सेक्शन हैविंग क्वेश्चंस फ्रॉम देयर ट्रेड। उनके ट्रेड से रिलेटेड होगा। इसी तरह से डिग्री और डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैव टू सेलेक्ट वन ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रेड्स। मतलब सबका अपना अपना ट्रेड होता है ना, तो लिस्ट दिया रहेगा, उसमें से कोई भी अपना एक ट्रेड सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको लगता है कि आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे, और उसके बाद आप उसको आसानी से क्वालिफाई भी कर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट ऑफ सीबीटी टू का जो पार्ट बी है उसके बारे में दिया है, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड ट्रेड सब या सब्जेक्ट ऑफ चॉइस फॉर पार्ट बी। मतलब ये आपका, आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपना ब्रांच देख लेंगे, ट्रेड देख लेंगे और उसके अनुसार जो है आपके पास इतने इतने ऑप्शन हैं। आप इसमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं जो आपको इजी लगे। जैसे मैं मैकेनिकल का था तो मैं अपना बताता हूँ, मुझे जो है मुझे ये कहा गया, मुझे हीट इंजन जो है आसान लगता था, मैंने हीट इंजन भरा था। और मैं कायदे से आपको बताऊं तो मैंने हीट इंजन के लिए एक भी दिन नहीं पढ़ा था।
एग्जाम से 3-4 दिन पहले मैंने हीट इंजन के क्वेश्चंस लगाए थे और हीट इंजन का क्वालिफाई भी हो गया था, क्योंकि मुझे पता था इसमें 35% लाना है, उससे ज़्यादा लाना नहीं है। तो 35% के लिए आपको इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। जब टाइम आएगा सीबीटी 2 देने का, उस समय आप 10-15 दिन अगर तैयारी कर लेंगे, उसके लिए मैं बताऊंगा फिर से क्या क्या पढ़ना है, तो आप इजीली क्वालिफाई कर ले जाएंगे। इसके बाद आता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या है, ये आपको इसके लिए जो सीबीटी 2 आपने दिया है उसमें से 8 गुना कैंडिडेट आपके लिए जाएंगे सीबैट के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। और मैं इसका एक आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। इसमें जो है, इसमें आपका टोटल 5 टाइप के टेस्ट आते हैं। 5 टाइप के हैं। आप सारे के सारे मेमोरी बेस्ड टेस्ट होते हैं। और आपको इसके लिए आपको अलग से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा फिलहाल उसके लिए, और आप अभी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, लेकिन इतना जान लीजिए कि इसमें 5 तरह के टेस्ट होते हैं और पांचों में आपको क्वालिफाई करना रहता है। ठीक है, पांचों में आपको क्वालिफाई करना रहता है, और हर एक स्टेज में, मतलब 5 स्टेज में आपको उसमें एक टी स्कोर चलता है उसमें, और उसमें आपको कम से कम 42 नंबर लेके आने रहते हैं हर एक टेस्ट। बैटरी टेस्ट बोला जाता है उसको, और उसमें हर एक में 42 नंबर लेके आने रहते हैं। और एक तरह से है तो क्वालिफाइंग ही, लेकिन इसका वेटेज रहता है आपका 30% का वेटेज रहता है। जो आपने सीबीटी 2 में पार्ट ए दिया है उसका वेटेज रहता है 70% का, यहाँ पे लिखा हुआ है 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए। जो सीबीटी 2 का पार्ट ए है उसमें 70% वेटेज दिया जाएगा, और 30% वेटेज आपका दिया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का। और इसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा। मेरिट बनने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जस्ट अगले दिन ही आपका मेडिकल कराया जाता है। और मेडिकल कराने के बाद में अगर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी सही रहा तो आपको विद इन 2 to 3 मंथ्स आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे भेज दिया जाता है, और आपकी नौकरी रेलवे में पक्की हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल आपको लगा है, अगर आपको लगा है इससे कुछ बेनिफिशियल आपके लिए है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको रेलवे लोको पायलट की तैयारी में कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। धन्यवाद।